हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? शानदार तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि इन डेट्स के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को रिकॉल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को देख करके लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को हम लोग शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरा समझ लो एक वन शॉट है, मात्र 15-20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपको रिकॉल करवा दिया जाएगा, ठीक है? रिकॉल करवाया जाए तभी तो एग्जाम में फोड़ के आओगे ना। और हाँ, एक बात बता दें आपको, किसी से बताना नहीं, यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आप क्लास 10 साइंस के वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर अपलोड है, चैनल की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पे जाकर के देख लेना, ठीक है? सारा कुछ समझाने की गारंटी तुम्हारे बड़े भाई बायो अमन की, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है इसे समझो, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो बात आती यूरोप के अंदर। ये क्या बोल रहा है? क्या कोई सीन हो गया क्या वहां पे? है ना, नॉइज बहुत ज्यादा है। यूरोप के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उठती है, ठीक है? यूरोप के अंदर क्या होता है? तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो होती है वो सबसे पहले जगती है, ठीक है? क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब चाचा ये होता है कि जो यूरोप के लोग हैं ना, यूरोप देश के जो लोग हैं ना, वो लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वो लोग अब प्रेम करने लगे, उनको अपने राष्ट्र से प्रेम हो गया, ठीक है? पहले क्या था? पहले का सीन कुछ ऐसा था कि लोग, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैं राजा हूँ, है ना, समझ लो कि मैं राजा, है ना, तुम लोग प्रजा। जितने भी लोग देख रहे हो ना, 2 लाख 3 लाख लोग, जितने भी लोगों ने आप लोग अभी तक देख चुके हो, वो सब तुम लोगों के प्रजा, ठीक है? बहुत दिन तक वीडियो में व्यूज़ आते हैं, 3-4 साल तक वीडियो चलते हैं ना, तो 4 साल में पता नहीं मिलियन में व्यूज़ पहुंच जाए, है ना, क्या पता, ठीक है? तो तुम जितने भी लोग देख रहे हो, तुम लोग हुए प्रजा, मैं हुआ राजा। अब तुम लोग कहते हो कि भैया बायो अमन भैया की सेवा करना, है ना, अमन भैया को सम्मान देना। अगर हम इनको सम्मान देंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनसे जुड़ के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, इनको भला बुरा नहीं कहेंगे, इसका मतलब हम अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, है ना? अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं कह दिया भैया चलो तुझको मार दूंगा मैं, गलत ही मतलब तुम सही थे, मैं तुमको मार दिया, तुम लोग बोले हाँ सही हुआ। मतलब वो राजा से प्रेम करते थे। वहां पे जो शासक हुआ करते थे वो सभी लोग शासक से प्रेम करते थे। क्या करते थे? तो शासक से प्रेम करते थे, ठीक है? राजा, राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है? तो जो यूरोप के अंदर जो फ्रांस होता है, फ्रांस के लोग देखते हैं कि भैया ये राजा बड़ा हरामी आदमी है, दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी, दुनिया का सबसे क्रूर आदमी ये राजा है। तो क्या करें भैया, इस राजा को बोल दो कि अब तेरा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरा शासन नहीं चलेगा। ऐसे यूरोप के लोग बोले फिर किसका चलेगा? बोले अब हम लोग लोकतंत्र लाएंगे, हम लोग प्रजातंत्र लाएंगे, प्रजा का शासन चलेगा, ठीक है? तो यहीं से शुरू होती, इन्हीं के लोगों में सबसे पहले भड़ास शुरू होती है, फिर होती है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है? उससे पहले आपको बता दें, उससे पहले भी एक क्रांति हो चुकी थी जिसको बोलते हैं इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, ठीक है? ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई थी, ठीक है? सोचो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी तक मैंने 1 कप टी भी नहीं लिया, 1 कप टी भी नहीं लिया मैंने, है ना? मैं सोचो मैं चाय तक नहीं पिया यार, खाली पेट, इसीलिए दिक्कत कर रहा है, ठीक है? चलो क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर गौरवमयी क्रांति होती है, ठीक है? उसके बाद लोग अपना राजा वाजा वाला सीन चलता था। आप लोग भी देखें इंडिया के अंदर भी राजा का सीन बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो वहाँ पर भी राजा का सीन, ऐसे ही कुछ सीन वहाँ पे चल रहा था। फिर देखते हैं जो फ्रांस के लोग होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं राजा जी, बोलते हैं अरे ओ राजा, राजा बोलता है हाँ, बोले अब तुम हट जाओ नहीं तुमको बहुत मारेंगे, ठीक है? तुम बहुत अब शासन कर रहे हो, तुम बहुत दबा रहे हो प्रजा को, तुम घोर अपमान कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। तो होता है सन 1789 की बात है, तब होती है फ्रांसीसी क्रांति। इस डेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये, देख लो देख लो, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? क्लियर है भैया? क्लियर है? और नहीं याद हुआ ना, तुम यहाँ से वो जा रहे हैं, चींटियाँ जा रही हैं, ठीक है? तो इधर चींटी में तुमको बैठा देंगे, चींटी के ऊपर बैठा देंगे, चींटी तुमको उठा ले जाएगी अपने घर, है ना? देखो इतना ज़्यादा अच्छी जगह होने के बावजूद भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख, ऐसे कुछ सीन देखने को ना बहुत प्यारा लगता है ना? फिर देखो
बात ये आती है उस समय शासन कौन कर रहा था फ्रांस के अंदर। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? तो फ्रांस के अंदर बुर्बो वंश का एक शासक था जिसका नाम था लुइस 16। क्या नाम था उसका? नाम था लुइस 16। तो लुइस 16 वहाँ पर शासन कर रहा था और लुइस 16 बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहा था लोगों का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका नेचर, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा क्रूर था। ठीक है, लोगों का अपमान करता था, शोषण करता था, गरीबों से टैक्स लेता था। तो लोग वहाँ के तंग आ चुके थे, लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, तो लोग उसको हटा देते हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 होने के बाद भी कोई कह दे यहाँ पर लोकतंत्र आ गया था, तो नहीं आया था, प्रजातंत्र नहीं आया था। लेकिन प्रजा के हिसाब से काम चलने लगा था, अब प्रजा का शोषण नहीं हो रहा था। कैसे? तो जब लुइस 16 को यहाँ से हटाया गया तो सब प्रजा मिलकर सोच रही थी कि अब भैया राजा किसको रखा जाए। तो वहाँ पे एक नेपोलियन होते हैं जो शासन करते हैं, मतलब वो सेना में काम करते थे। ठीक है, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि इस नेपोलियन को यहाँ का शासक बना दिया जाए। ठीक है, तब कहानी शुरू होती है। लोकतंत्र के बाद नेपोलियन को बताया जाता है, तो नेपोलियन बोलता है ठीक है हम यहाँ के कार्यभार को संभालेंगे। लेकिन नेपोलियन शोषण नहीं करता है, नेपोलियन सबको समान अधिकार देता है, सब चीज़ें देता है। लेकिन ठीक है, तो लेकिन नेपोलियन फ्रांस के अंदर के लोगों को मतलब राष्ट्रवाद के प्रति वो कर रहा था, लेकिन आसपास के देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना ले जा रहा था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो नेपोलियन जैकोबिन क्लब की जो स्थापना होती है, वहाँ पे लोग जाते हैं, राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ देश इनका विरोध कर देते हैं। जब नेपोलियन का कुछ देश विरोध करते हैं तो ऑस्ट्रिया हो गया, प्रसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये देश सब मिल करके नेपोलियन पर आक्रमण कर देते हैं और 1815 ईस्वी में इसका वहाँ पे काम सब तमाम कर देते हैं, उसका जो है राजपाट छीन लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं फिर नेपोलियन क्या करता है। तो नेपोलियन 1789 में उसको फ्रांस का शासक बनाया गया। ठीक है, फ्रांस का शासक उसको कब बनाया गया? 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। लेकिन नेपोलियन, पता है, नेपोलियन 1797 के अंदर नेपोलियन इटली पर हमला करता है। ठीक है, नेपोलियन इटली पर क्या करता है? हमला करता है। और वहाँ पे नेपोलियन जहाँ भी मतलब जाता था हद तक वो जीत के ही आता था, उसकी हर जगह जीत होती थी, विनर कहलाता था वो। ठीक है, फिर जब 1804 में नेपोलियन को यहाँ की प्रजा सोचते सोचते तो 1804 के अंदर नेपोलियन को शासक बना देती है। तो नेपोलियन क्या होता है, अब फ्रांस का शासक बन जाता है। तो फ्रांस में अब प्रजा के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा था, फिर शासक के हिसाब से चल रहा था। लेकिन इस समय जो इन फ्रांस के लोगों का जो शासक था नेपोलियन, वो बहुत अच्छा था, वो मेरी तरह बहुत अच्छे दिल का था। ठीक है, आज बता दूं, आज लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं। सच बता दूं बच्चे, पता है आप लोगों का एक गलत कमेंट ना किसी को दिल से हर्ट कर देता है। और मैं कभी कभी, पहले तो मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, है ना, मतलब कि ऐसे कमेंट नहीं देखता हूँ, अवरगल से कमेंट, गंदे भद्दे कमेंट नहीं देखता, लेकिन कभी कभी नज़र उनमें पड़ जाती है ना, तो यार दिल से बुरा लगता है। तुम लोग यार, कुछ बच्चे होते हैं बहुत गलत कमेंट कर देते हैं। ठीक है यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझ लेता है ना, उसके पतन की शुरुआत हो जाती है, वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को टैलेंटेड, हमेशा अपने आप को ज्ञानी मत समझना यार। ठीक है, कुछ मत, बहुत बहुत पीछे चले जाओगे, याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नेपोलियन संहिता लगाता है। नेपोलियन संहिता क्या होता है, ये सिविल कोड होता है। ठीक है, नेपोलियन संहिता के अंदर यही सारी चीज़ों को रखी गई थी कि अपना जो नेपोलियन जो शासन कर रहा है वो किस प्रकार से करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। ठीक है, कि नेपोलियन प्रजा की सब सारी बातों को मानेगा, सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, फिर आते हैं 1807 ईस्वी में जोसेफ मेस्तिनी। ठीक है, जोसेफ मेस्तिनी का जन्म होता है, जो कि इटली के हैं। ठीक है, ये मेस्तिनी भैया क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी का मतलब ये राष्ट्रवादी थे, है ना। तो यहाँ का जो इटली का उस समय का जो शासक था ना, 1859 ईस्वी का शासक वासक जो वहाँ पे था ना, वो इनसे बहुत डरता था। इनकी देख लेता तो उसकी पतलून गीली हो जाती थी, है ना। वो डर जाता था कि यार भैया आप अगर ये मेजनी को भगाओ, तो मेजनी को इटली पर रोक लगा दिया था कि इटली विटली तेरे को नहीं आना, मेजनी को देख लो तो मारो उसको, है ना, उसको बंदर बना दो। ठीक है, तो बात आती है 1807 ईस्वी में जोसेफ मेजनी को। ठीक है, जोसेफ मेजनी का जन्म होता है, ये क्रांतिकारी होते हैं। ठीक है, बाद में क्या सीन होता है, गैरीबाल्डी, बाबुर और जोसेफ मेजनी मिल करके इटली का एकीकरण करते हैं। और ये कब करते हैं, इटली का एकीकरण की शुरुआत जोसेफ मेजनी करते हैं 1859 ईस्वी में। लेकिन पूर्ण इटली का एकीकरण और स्वतंत्र कब होता है, तो पूर्ण इटली का एकीकरण और स्वतंत्र होता है 1870 ईस्वी में, इटली का एकीकरण हो जाता है। ठीक है,
अगर पूछे कौन करते हैं तो इसमें 3 नाम आते हैं, ज्योत्सफ मेजनी, काबूर और आपके गैरीबाल्डी। ठीक है, 3 नाम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए पूरा नाम याद रखना, ज्योत्सफ मेस्तिनी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 1807 में इनका जन्म हो गया। अब भैया जो यहाँ पे नेपोलियन की संहिता चल रही थी, सिविल कोड चल रहा था नेपोलियन का। ठीक है, अब नेपोलियन देख लेते शासन कितने दिन तक करता, वो मतलब नेपोलियन 1804 में ही नेपोलियन का शासनकाल यदि देखा जाए तो नेपोलियन का शासनकाल होता है 1804 से 1814। ठीक है, 1804 में नेपोलियन को फ्रांस का शासक बनने को मौका मिलता है और 1814 तक करता है। 1814 के अंदर क्या होता है, तो 1814 के और पहले यदि हम जाते हैं तो नेपोलियन कुछ गलत काम कर देता है, जैकोबिन क्लब में जबरन भर्ती कर लेता है, आसपास के देश थोड़ा सा उससे नाराज हो जाते हैं, इस वजह से फिर कुछ देश मिल करके इस पर आक्रमण कर देते हैं और इसको नेपोलियन को हरा देते हैं। नेपोलियन को हरा देते हैं, नेपोलियन को बंदी बना लेते हैं। और ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, तो ये वियना नामक स्थान पे। और वियना कहाँ है, तो वियना है ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर है वियना। तो वियना संधि होती है। वियना संधि के दौरान फिर क्या किया जाता है, वियना संधि के दौरान जो ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया के अंदर ये वो निर्णय लिया जाता है कि फ्रांस का शासक कौन बनेगा। ठीक, क्योंकि फ्रांस उस समय बहुत ज़्यादा मजबूत था। एक मैटरनिक होते, मैटरनिक एक कथन लिखते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के आसपास के देशों में, यूरोप के देशों को सर्दी और जुकाम हो जाती है। यानी कि फ्रांस उस समय बहुत ताकतवर था, नेपोलियन का जब शासक था। लेकिन फिर वियना संधि में क्या होता है, तो वियना संधि के अंदर जो बुर्बो वंश था, ठीक है, बुर्बो वंश के शासक जो थे लुइस 16, उनको फिर से राजा बना दिया जाता है, उनको फिर से वहां का शासक बना दिया जाता है, फिर से वो शोषण करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर नेपोलियन को जेल में डाल दिया जाता है। फिर नेपोलियन को सुनने को यह मिलता है कि जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब 1831 ईस्वी में ये जो मेत्सनी थे ना, ये यंग इटली की निर्माण करते हैं। मेत्सनी के 2 संगठन थे, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यदि पूछा जाए मेत्सनी कौन थे तो आप बिल्कुल गर्व से होकर के बताइएगा। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। सोचो, राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से उठी, यूरोप के एक फ्रांस से उठी, और फ्रांस के कुछ क्रांतिकारी नेपोलियन हो गए और बहुत ढेर सारे क्रांतिकारी, मेत्सनी हो गए, काबूर हो गए, गैरीबाल्डी हो गया, ये सभी क्रांतिकारी से मिल करके वही राष्ट्रवाद की भावना भारत तक पहुंची, वही राष्ट्रवाद की भावना इंडिया में पहुंची। और आज हम लोग इंडिया में इस तरह हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये जो राष्ट्रवाद की भावना होती है ना, ये बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत वक्त लगता है। ऐसे नहीं कि आज सोए कल उठे देखे सब राष्ट्रवादी बन गए, नहीं, बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण होता है मेत्सिनी के द्वारा। फिर आते हैं 1832 ईस्वी में, वहीं पे युआन होता है, युआन। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रीक। तो युआन पर क्या होता है, तो युआन पर ऑटोमान जो साम्राज्य होता है, ऑटोमान साम्राज्य युआन को गुलाम बना लेता है। कौन सा साम्राज्य चाचा, ऑटोमान साम्राज्य क्या करता है, युआन यानी कि ग्रीक को गुलाम बना लेता है, जबकि एक ग्रीक स्वतंत्र देश होता है। लेकिन 1832 के अंदर बात ये है, देखो पता है क्या, ऑटोमान साम्राज्य के अंदर लोग थे तुर्की, मतलब सभी लोग मुस्लिम थे, लेकिन यूनान के अंदर सभी लोग ईसाई थे। ठीक है, कौन थे, सभी लोग ईसाई थे। तो इधर ईसाई इधर मुस्लिम दोनों की पट नहीं रही थी, है ना, क्योंकि वो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, उधर ये बहुत ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी पटवट नहीं रही थी, तो बार बार विरोध कर रहे थे, तो इनका शासन सही से करने ही नहीं देते थे। तो युआन के मध्य और ऑटोमान विस्मान साम्राज्य के मध्य एक संधि होती है। संधि का मतलब आपस में कोलैबोरेशन होता है कि भैया देखो सही से रहो। ठीक है, तो 1832 के अंदर इस संधि होती है, जिस संधि को हम लोग कुस्तुनतुनिया संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि, तो इसी संधि को हम लोग कुस्तुनतुनिया संधि के नाम से जानते हैं। कब होती है, तो 1832 ईस्वी में होती है। डाटा याद रखना, डाटा अक्सर पूछा जाता है बाबू। और जितने भी बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आपको बताते चलें कि हमारा एक चैनल है और उस चैनल पर हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं, करते हैं। ठीक है, उसका नाम है बायो अमन फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स वाला फाउंडेशन नहीं है, ये फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पर हम लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को शेयर करते हैं। तो आप वहाँ पर जा करके वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, वास्तव में रियलिटी हम बताते हैं, रियलिटी क्या है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। 1848 के अंदर फिर देखते हैं, फिर फ्रांस की क्रांति होती है। लेकिन अब जो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति होती है वो सभी लोग मिल करके करते हैं।
किसान, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, भला बुरा सब लोग मिलके करते हैं। और फ्रांस फिर क्या होता है, फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद के द्वारा पूरी क्रांति होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों के अंदर फैल जाती है और इसको फैलाने के लिए बहुत वक्त लगता है। राष्ट्रगान बनाए जाते हैं, झंडा बनाया जाता है, लोकगीत बनाए जाते हैं, गाना गा के सुनाया जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है, इतिहास बदला जाता है, तब जाकर के राष्ट्रवाद की भावना फैलती है। ठीक है, इटली का एकीकरण आप समझ ही गए। जर्मनी का एकीकरण 1866 में शुरू हुआ लेकिन नाकामयाब रहा। फिर 1866 से एकीकरण होते होते फिर जर्मनी का एकीकरण होता है। कब? 1871 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कौन किया था तो वो किए थे ऑटोमान बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क क्या थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑटोमान बिस्मार्क क्या थे, तो ऑटोमान बिस्मार्क उस समय प्रसा जो था, प्रसिया था, यानी कि प्रसा था, वहाँ के एक नेता थे, वहाँ के नेतृत्व थे, वहाँ के क्रांतिकारी थे, वहाँ के राष्ट्रवादी थे वो। ठीक है, जब 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जी वो करते हैं, है ना, राजा विलियम प्रथम को यहाँ का शासक बना दिया जाता है जर्मनी का। कौन बनाता है? ऑटोमान बिस्मार्क आते हैं, देखते हैं कि भैया अब यहाँ का कार्यभार कौन देखेगा, कोई ना कोई होना चाहिए ना जो कार्यभार संभाले। तो फिर वो आते हैं तो ऑटोमान बिस्मार्क को संभाल देते हैं भैया, राजा विलियम प्रथम को, उस दिन वही अपना देखते रहे शासक को। ठीक है, इसके बाद 1905 ईस्वी की बात होती है। ठीक है, बहुत अब हम लोग करीब आ जाते हैं, राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगती, धीरे धीरे अब ये यूरोप से एशियाई देशों में और भी देशों में फैलने लगती है। ठीक है, अब सभी देश के लोग आज़ाद होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? तो सभी देश के लोग आज़ाद होना चाहते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे गांधी जी जब जाते हैं, सबसे पहले इंडिया में आंदोलन नहीं होता था, आंदोलन करते थे, पुलिस वाले बहुत मारते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत मारती थी। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में घटना होती है, वो घटना आप लोग भारत के राष्ट्रवाद वीडियो जब देखें तो वहाँ पर आप लोग को समझ आया होगा, और नहीं आए तो इसके बाद भी ऐसा ही वीडियो, भारत में राष्ट्रवाद का वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और सबसे ज़्यादा प्यार देना होगा, और कमेंट जरूर करिएगा बच्चे, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ मैं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहीं से क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे आंदोलन करते हैं, वहाँ पे अंग्रेजों के ऊपर केस कर देते हैं। अंग्रेज गांधी जी से माफ़ी मांगते हैं कि बाबा जी माफ़ कर दो। ठीक है, लोग सुनते हैं कि यार गांधी जी से माफ़ी मांगे थे कौन? अंग्रेज। तब क्या सीन होता है, तब वो अंग्रेज ना वहाँ से लोगों को पता चल जाता है यार भैया वो तो आंदोलन किए थे, गांधी जी को बुला लाओ, यही फिर आंदोलन कराओ, फिर अंग्रेजों को भगाओ, है ना, ऐसा सीन होता है। तो 1805 ईस्वी के अंदर क्या होता है, जो हैब्सबर्ग समाज होता है और ऑटोमान साम्राज्य होता है, ये क्या करता है, ये राष्ट्रवाद को मजबूती देने के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है 1914 की। 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, और ये कब तक चलता है? 1918 तक चलता है। और 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही यहीं से क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है ना, पनपने लगती। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शामिल थी, वो भी युद्ध कर रही थी। जब वो युद्ध करती है तो भारत के अंदर टैक्सेस बढ़ा देती है, जो खूब टैक्स कर बढ़ा देती है, तब भारत के लोग आक्रोश हो जाते हैं कि भैया अब तो के बहुत मारा। ठीक है, ऐसा कुछ सीन वहाँ पे हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद की भावना। तो यदि जितने लोगों को वो पढ़ना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करेंगे, उसका वीडियो इसी चैनल पर आएगा। और वो वीडियो जो है वो सभी प्लेलिस्ट पर है, प्लेलिस्ट चेक करना सीख लो। ठीक है, वीडियोस जाओगे फिर स्वाइप अप करोगे, प्लेलिस्ट वहाँ पे देखोगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहीं पर सभी वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।